अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम 10th क्लास का जो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 है वो पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी के अंदर हम जो है वो एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन के बारे में इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन का जो हमारी एक एंटीबायोटिक ड्रग थी वो सल्फोनामाइड, इससे प्रीवियस लेक्चर में नहीं हुई। इस लेक्चर के अंदर सल्फोनामाइड्स के बारे में बताया जाएगा और उसके बाद जो है एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस के बारे में बताया जाएगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सल्फोनामाइड ड्रग है इसको हम सल्फर ड्रग्स भी कहते हैं। सल्फोनामाइड इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसकी वजह से इसको सल्फोनामाइड कहते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कौन सी ड्रग जो है वो बैक्टीरियोसाइडल है और कौन सी जो ड्रग है वो बैक्टीरियोस्टैटिक है। एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे कि ऐसे एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करके उसको किल करती है, ऐसी ड्रग जो हमने पढ़ी थी वो एंटीबायोटिक पढ़ा था, वो था बैक्टीरियोसाइडल। और हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ एंटीबायोटिक बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, वो जो है इसकी बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसाइजेस जो है सिंथेटिक सिस्टम है उसको इनहिबिट करके उसकी ग्रोथ को रोक देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है, यानी वो एंटीबायोटिक कहलाते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। तो सल्फोनामाइड ड्रग के बारे में आज पढ़ते हैं। आपकी बुक से गुज़श्ता की तरह कीवर्ड मैंने लिए हुए हैं, उन कीवर्ड्स को समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप जो है इनके अकॉर्डिंगली एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन ले सके। सबसे पहले जो सल्फर ड्रग है यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये क्या करती है। सबसे पहले ये सिंथेटिक एंटीबायोटिक है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि सोर्स ऑफ ड्रग के अंदर हमने पढ़ा था कि ड्रग्स के सोर्सेस क्या हैं। तो हमने पढ़ा था कि कुछ अद्वियात प्लांट से ले रहे हैं हम, कुछ जो है वो एनिमल सोर्सेस से ले रहे हैं, ठीक है, कुछ जो है उनके मिनरल सोर्सेस हैं, मिनरल से ड्रग ले रहे हैं। इसका जो सोर्स है ये सिंथेटिक ड्रग है। कुछ नेचुरली ड्रग्स होती हैं, कुछ सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं। सिंथेटिक ड्रग स्टूडेंट्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि लेबोरेटरी के अंदर केमिकल से डिराइव की जाती हैं। उनका सोर्स जो होता है वो सिंथेटिक होता है, यानी हम उनको खुद तैयार करते हैं लेबोरेटरी के अंदर। सो ये लेबोरेटरी के अंदर नेचुरली ड्रग नहीं है, सिंथेटिक ड्रग है, एंटीबायोटिक है। उसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताया था कि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन से होते हैं और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन से होते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऐसे एंटीबायोटिक को हमने पढ़ा था कि जो कि बैक्टीरिया की वसी रेंज को जो है वो किल करने की या इनहिबिट करने की सलाहियत रखते हैं। सो जो सल्फर ड्रग है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, इस कीवर्ड को भी याद रखिएगा। उसके बाद मैंने लिखा है कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। इससे पहले मैंने बताया था आपको कुछ ड्रग्स जिस तरह के सेफलोस्पोरिन थी वो बैक्टीरियोसाइडल थी। बैक्टीरियोसाइडल इस वजह से थी कि वो बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करके बैक्टीरिया को किल करती थी। लेकिन टेट्रासाइक्लिन और जो सल्फर ड्रग है, सल्फोनामाइड ड्रग एंटीबायोटिक है, वो बैक्टीरियोस्टैटिक है। इस वजह से बैक्टीरियोस्टैटिक है कि ये इसकी प्रोटीन के सिंथेसिस के मैकेनिज्म को इनहिबिट स्टॉप करती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए ये जो एंटीबायोटिक है ये बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है, ये कीवर्ड याद रखिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स अब ये किस तरह से काम करती है, ये टेट्रासाइक्लिन का जो वे ऑफ मैकेनिज्म था उसको ये फॉलो नहीं करती। वो क्या था कि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने को इनहिबिट कर रही थी, उसको फॉलो नहीं कर रही। दूसरा जो हमने बैक्टीरियोसाइडल के अंदर सेफलोस्पोरिन के अंदर मैकेनिज्म पढ़ा था कि वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करके उसको किल कर रही थी, उस वे को भी फॉलो नहीं कर रही। अब ये सिंथेटिक ड्रग सल्फर ड्रग इसका एक अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो क्या है कि इनहिबिट द फोलिक एसिड सिंथेसिस, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन जो थी वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही थी, जबकि ये फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी या स्टॉप करेगी, जिसकी वजह से आयरन या फोलिक एसिड्स की कमी की वजह से बैक्टीरिया जो है वो खुद किल हो जाएगा या उसकी ग्रोथ जो है वो डिजीज काज नहीं करेगी। सो ये फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करती है सल्फोनामाइड। उसके बाद अब इसे किस डिजीज के लिए जो है वो यूज किया जा सकता है, टू ट्रीट निमोनिया। मैंने बताया था टेट्रासाइक्लिन भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। सो ये आपकी जो रेस्पिरेटरी का डिसऑर्डर है, डिजीज है निमोनिया, उसको ये ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होगी, निमोनिया के लिए इस्तेमाल हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। मैंने आपको बताया था कि आपकी यूरिनरी ट्रैक है वो आपकी किडनी पे मुश्तमिल है, कंसिस्ट है। उसके बाद आपकी यूरेटर्स जो किडनी से नालियाँ निकलती हैं यूरिन को लेकर आती हैं आपके
ब्लडर के अंदर, मसाना के अंदर, और वहाँ से जो यूरेथ्रा नाली जिसकी वजह से जो है हम यूरिन पास करते हैं, इन तमाम की जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, उसको जो है वो दूर करने के लिए ये एंटीबायोटिक सल्फोनामाइड इस्तेमाल होती है। स्टूडेंट्स, अब बारी आती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल सबसे ज़्यादा जो मसला डॉक्टर्स को बना हुआ है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। हमें पता है कि सिफ्लोस्पोरिन जो है ये बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है, टेट्रासाइक्लिन जो है वो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। अब जो हम सल्फोनामाइड ड्रग दे रही हैं, ये ड्रग जो है ये भी बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। अब हमें ये भी पता है कि यहाँ निमोनिया के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बहुत सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं, और डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये एंटीबायोटिक लें। अब उस एंटीबायोटिक देने के बावजूद 3, 4, 5, 6, 7, 10 दिन तक वो बीमारी क्योर नहीं होती, उससे प्रिवेंशन नहीं मिलता, वो बैक्टीरिया किल नहीं होता, तो वो दोबारा डॉक्टर के पास चला जाता है, मैं ठीक नहीं होता। तो पता है किसकी कॉज क्या है? हाँ जी, यही वजह है। वजह ये है कि वो जिस बैक्टीरिया के लिए हम वो एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं उसके अंदर क्या आ गया? रेजिस्टेंस आ गई है। अब उसके अंदर इतनी उसकी इम्यूनिटी कह सकते हैं कि अब उस जो एंटीबायोटिक दे रहे हैं उस एंटीबायोटिक के खिलाफ उसकी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस आ चुकी है। अब वो उसका कुछ भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर रही, ना तो उसकी सेल वॉल के अंदर रेजिस्टेंस है, सेल वॉल को तोड़ रही है, ना उसकी फोलिक एसिड का मैकेनिज्म है उसको इनहिबिट कर रही है, ना उसकी जो प्रोटीन का सिंथेसिस का मैकेनिज्म को इनहिबिट करना था वो भी नहीं कर रही, क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस आ गई है। उस एंटीबायोटिक के खिलाफ मज़ाहमत पैदा हो चुकी है, वो उस पर असर नहीं करेगी। अब किन किन तरीकों से जो है वो बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस आ चुकी है, उसकी कॉजेज, जो मेजर कॉजेज हैं, एक तो ये कि यहाँ पे जो कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं उनको फॉलो करते हुए मैं बताऊंगा। देयर इंटरनल मैकेनिज्म स्टॉप द वर्किंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब उनके कभी कभी कोई चीज़ हम खाते हैं ना, तो हमारी बॉडी का ये है कि उस चीज़ के लिए जो है ना हम थोड़े सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, मतलब और कभी कभी वक्त होता है कि वही चीज़ हम बहुत ज़्यादा मकदार में ले रहे होते हैं, उसकी वजह यह है कि हमारी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है उसके खिलाफ। ऐसे ही जो बैक्टीरिया हैं ये ड्रग को, एंटीबायोटिक्स को ले लेकर उनके जो जीन्स हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो गई है कि वो एंटीबायोटिक उनके अंदर असर ही ना करे। मैकेनिज्म ही ऐसा डेवलप हो चुका है कि वो एंटीबायोटिक दे दे के हमने उनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा कर दी है, और कोई भी किसी भी डिजीज़ की, पार्टिकुलर डिजीज़ की सूरत में हम एंटीबायोटिक इंजेक्ट करते हैं या वो ऑरली देते हैं तो वो एंटीबायोटिक्स पे असर नहीं करता। उसकी वजह ये है कि उसने अपने अंदर एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस को डेवलप कर लिया है। एक बात हो गई। अब यही जो रेजिस्टेंस है उसकी नई जनरेशन वो ट्रांसमिट करता है, जब वो रिप्रोडक्शंस करता है, अपने जैसे बैक्टीरिया को पैदा करता है, तो वही जो रेजिस्टेंस है उसके जीन से अगले बैक्टीरिया के अंदर मुंतकिल हो रही है, और वो रेजिस्टेंस जो है वो आगे ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा बैक्टीरिया उसकी वजह से मतलब डेवलप हो रहे हैं, और जीनियाती तौर पे उनके अंदर, उनके डीएनए के अंदर रेजिस्टेंस मौजूद है। अब वो इससे ट्रीट नहीं हो रहे। अब दूसरे नंबर पे मतलब ये रेजिस्टेंस की काज और क्या है? एक तो ये मैकेनिज्म था ना कि उसके अंदर के मैकेनिज्म ने ही रेजिस्टेंस पैदा कर ली, और दूसरी वजह रेजिस्टेंस की ये हुई कि हमने उन डिजीज़ के लिए एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दिए डॉक्टर्स ने, खुसूसी तौर पे कुछ अताइयों ने उस डिजीज़ के खिलाफ, जो मतलब आपके गली मोहल्लों के अंदर डॉक्टर हैं, मैं उनकी एग्जांपल देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपको जो है ना वो वायरल इन्फेक्शन है, फ्लू है, फ्लू की जो कॉज है वो वायरस है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एक्सेसिव यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक अगेंस्ट वायरस एंड नॉन माइक्रोबियल डिजीजेस। अब जो डिजीज है, सबसे पहले तो बच्चों हम देखेंगे कि उस डिजीज की जो काज है क्या माइक्रोबियल एजेंट हैं। फॉर एग्जांपल आपको फ्लू हुआ है तो फ्लू तो एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से है, जो कि 2-3 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। चिकन पॉक्स हुए हैं तो वायरल इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस है तो एक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, इस तरह मम्प्स हैं, आपको वोकलसुए जो हो जाते हैं वो है वायरल इन्फेक्शन है। अब कोरोना वायरल इन्फेक्शन है। अब इनके खिलाफ अब हम एंटीबायोटिक देंगे तो इस पे, वायरस पे तो एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होगा, बल्कि हमारे बॉडी
के अंदर जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस पैदा कर लेंगे या हमारी जो बॉडी है उसके साथ वो जाके सेटल हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। और जब हमें किसी और बीमारी को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसको ट्रीट नहीं करेगा, क्योंकि उसके खिलाफ हमारी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है। बैक्टीरिया के खिलाफ जो है बैक्टीरिया उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर चुके हैं। या हमें कभी कभी पेन किलर है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है एंटीबायोटिक्स, किसी पार्टिकुलर पर्सन को कोई पेन है, वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं है, इन्फ्लेमेशन नहीं है, बैक्टीरियल की ग्रोथ नहीं है, तो धड़ाधड़ जनाब वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्वांटिटी के अंदर या बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो डोज उसकी ज़्यादा इंक्रीज करके वो दी जा रही है ताकि इनकी जो डिजीज़ है वो क्योर हो। लेकिन वो डिजीज़ आपकी अगर माइक्रोबियल इन्फेक्शन है तो ट्रीट होगा, नहीं तो एंटीबायोटिक के खिलाफ हमारी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी। और बहुत से केसेस डॉक्टरों को परेशान कर देते हैं कि माइक्रोबियल डिजीजेस जो हैं वो भी इन एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं हो रही। एक तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर एहतियात से, जो डॉक्टर हैं वो एहतियात से करवाते हैं। और जब भी आपको किसी डिसऑर्डर या डिजीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप जो अथेंटिक डॉक्टर है उसके पास जाएं, ताकि आप बिला जो वजह आपको एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं उसकी वजह से आपके अंदर भी एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस पैदा ना हो। तो अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह वैक्सीन का जो लेक्चर है उसके साथ दोबारा हाजिरी होगी। अस्सलाम वालेकुम।